नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। प्रेम और किस्मत का चोली दामन का साथ होता है। जब किस्मत दगा देती है तो सच्चा प्रेम करने वाले भी कभी कभी नहीं मिल पाते हैं, पर किस्मत साथ देती है तो वे हजार मुश्किलों और बाधाओं को पार करके भी मिल जाते हैं। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। नहीं डैडी, मैं आपकी हर बात को आंख बंद करके नहीं मान सकता। मैं भी जीता जागता हाड़ मास का इंसान हूँ, कोई चाबी का खिलौना नहीं हूँ कि जिधर को आप चाहेंगे उधर घुमाएंगे। नकुल की आंखों से गुस्से की चिंगारी छूट रही थी और उसकी हिमाकत को देख करके उसके डैडी सेठ कुंदन लाल गुस्से से आपा अपना खो रहे थे। क्या कहा तुम्हारी यह हिम्मत की तुम हमसे जबान लड़ा रहे हो? आप गलत सोच रहे हैं, मैं जबान नहीं लड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं अब आपकी कठपुतली नहीं बन पाऊंगा। क्यों? अब क्या हो गया? अब मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ। ओह, अब तुम इतने बड़े हो गए हो कि तुम्हें अब शायद मेरी जरूरत भी नहीं है तुम्हें, लेकिन ख्याली दुनिया में जी रहे हो बच्चे। मैं तुम्हें ना पालूं तो तुम्हें अपनी औकात पता चल जाएगी। दिल्ली का आनंद विहार बस अड्डा इस समय शोरगुल से भरा हुआ था। जगमगाती हुई लाइटें कहीं अंधेरा कहीं उजाला का दृश्य प्रस्तुत करते हुए बस अड्डे को रोशन कर रही थी। शाम का समय वैसे ही बहुत व्यस्त होता है। ऐसा लगता है जैसे पूरे दिन के सुस्ताते हुए लोग इस समय जागकर सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि होता इसका उल्टा है। पूरे दिन के काम में लगे हुए लोग इस समय जल्दी घर पहुंचने की होड़ में लगे होते हैं, तो बस अड्डों पर दूर का सफर करने के लिए रेला उमड़ आता है। अपनी अपनी मंजिल पर जाने के लिए बसें भरती भी थी और चली जाती थी। कुछ लड़के बेचैनी से इधर उधर घूम रहे थे। जाने को तैयार खड़ी हुई हर बस में वे चढ़ करके किसी को तलाश रहे थे। उनके चेहरे की सिकन को देख करके लग रहा था कि उन्हें अपने मिशन में सफलता नहीं मिली है। उनमें से एक लड़के ने मोबाइल पर किसी का नंबर डायल किया, फिर इधर उधर नजरें घुमाता हुआ बेचैनी से बोला, सर मैंने हर जगह तलाश कर लिया पर नकुल बाबू नहीं मिले। उधर से आवाज आई, ठीक है वरुण, तुम देखो और अपने साथियों से कहो कि वे रेलवे स्टेशन जाएं। कुछ और भी साथियों को फोन करके बुला लो और हर संभावित जगह पर भेज दो जहां वह मिल सकता है। मैं भी देख रहा हूं, जल्दी करो और जरा भी लापरवाही नहीं करना। वो यहाँ से निकल कर के जाना नहीं चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। वरुण ने पूछा, लेकिन सर आपको कैसे पता कि नकुल बाबू इसी बस अड्डे पर आए हैं, और वह भी तब जब आपको पता है कि वह अपने गाड़ी को लिए बिना घर से नहीं निकलते हैं? वह क्या? उधर से झुंझलाती हुई आवाज ने वरुण को टोक दिया, ये सारी बातें बाद में पूछ लेना, एक सेकंड भी बर्बाद मत करो और फटाफट नकुल को ढूंढो और उसको लिए बिना वापस मत आना। ओके सर, कह करके वरुण ने जल्दी से फोन को काट करके अपनी जेब में डाला और फुर्ती से चक्कर काट करके अपने साथियों को बुला करके उन्हें निर्देश देने लगा। वे सब टिड्डियों की तरह बिखर गए। कुछ लड़के जो बाइक पर थे वे वहां से संभावित उन जगहों पर चले गए जहां नकुल के मिलने की संभावना थी। किसी भी हाल में नकुल को ढूंढना था। सब अपने काम पर मुस्तैदी से लग गए। वरुण एक लड़के को साथ व्यस्त हो करके फिर से एक एक व्यक्ति को देखने लगा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी और वह बड़बड़ाता जा रहा था, मैं तो तंग आ गया हूँ। इन बाप बेटों को रोज रोज का नाटक मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता है। कुंदन लाल बेचैनी से ड्राइंग रूम में इधर उधर टहल रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और झुंझलाहट के भाव थे। 11:30 बजे का टाइम हो चुका था। उन्होंने नकुल को बहुत ढूंढा, कोई ऐसी जगह भी नहीं बची जहां वह नहीं गए। जानू नकुल के होने की संभावना थी, वहां छान मारा लेकिन नकुल नहीं मिला। उन्होंने नकुल को ढूंढने के लिए जिन लड़कों
लड़कों को लगाया था वे नकुल को ढूंढने में नाकाम रहे और आकर के अपनी रिपोर्ट सुना करके चले गए थे। सुंदरलाल ने उन सबको तगड़ी फटकार लगाई थी और कहा था, चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम सब जो उसे नहीं ढूंढ सके। क्या उसे धरती खा गई या आसमान निगल गया होगा तो यहीं कहीं पर, लेकिन तुम सबकी आंखों पर चढ़ी चर्बी है। आजकल पड़े पड़े खाते हो, कुछ दिखता ही नहीं है। फ्री के पैसे लो और आराम से पड़े पड़े चैन की बंसी बजाओ। देखता हूँ अगर नकुल नहीं मिलता तो तुम सबकी मैं छुट्टी कर दूंगा। जरूरत भी नहीं है अब किसी की। इस सारे कारोबार में आग लगा दूंगा और खुद साधु बन करके पहाड़ों पर निकल जाऊंगा। वरुण और उसके साथी कुंदन लाल की फैक्ट्री में काम करते थे। ज्यादा मुंह लगे होने के कारण उनके घरेलू काम भी देख लेते थे। इन लोगों को वे जब भी चाहें तभी तलब कर सकते थे। अगर वे उससे वक्त बेवक्त काम ले लेते थे तो उसके एवज में उनको फायदा भी रहता था। काम से भी छुट्टी होती थी और पैसे पूरे मिलते थे। जरूरत पड़ने पर कुंदन सेठ उनकी मदद भी कर दिया करते थे। दूसरी बात यह थी कि कुंदन सेठ को किसी पर भी भरोसा नहीं था। एक और वे नकुल को अपनी फैक्ट्री की देखभाल करने के काम पर लगा देते थे तो वहीं पर अपने एक दो चमचे नकुल की निगरानी पर भी लगा देते थे। कभी कभी इनकी यह क्रॉस चेकिंग उन पर भारी पड़ जाती थी। जब नकुल उनकी इस चालाकी को पकड़ लेता था तो वह उन पर हावी हो जाता था। पूरे दिन की टेंशन, भाग दौड़ की थकान और नाकामी की झुंझलाहट अब कुंदन सेठ को बर्दाश्त नहीं हुई तो वह जोर से चिल्लाए, सावित्री क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपने लाडले का हाल चाल पूछने का भी टाइम नहीं है? सावित्री जो अपना पीछा छुड़ाए हुए गेट के पीछे एक तरफ से छुपी खड़ी थी, आवाज सुनते ही सामने आ गई और बोली, बताइए क्या बात है? बात यही है कि नकुल का कुछ पता नहीं चला कहीं पर भी। अपने पति के मुंह से निराशाजनक बात सुन करके सावित्री के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर गई। वह गमगीन स्वर में बोली, कितनी बार कहा है, लड़का जवान हो गया है, उस पर अपनी इच्छा मत थोपो, उसे भी अपनी जिंदगी जीने दो। इनडायरेक्ट रूप से अपने ऊपर इल्जाम आते देख करके सेठ कुंदन दास तिलमिला उठे और बोले, मैं कौन सी उसकी जिंदगी छीन रहा हूँ जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? तुम्हें लगता है कि केवल तुम ही उसकी परवाह करती हो और मैं उसका दुश्मन हूँ? अरे इतने अरमानों से उसे पाल पोस करके बड़ा किया है तो क्या उससे कुछ कह नहीं सकते या उस पर हमारा कोई हक नहीं है? सावित्री देवी को कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं यह बात भी थी कि कुंदन लाल नकुल के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह फिर धीरे से बोली, मैंने यह तो नहीं कहा, लेकिन अब वह बड़ा हो चुका है तो उसकी भी अपनी इच्छा है, अनिच्छा है। कोई भी काम करने से पहले उसकी राय जान लेना भी जरूरी होता है। लेकिन आपका हिसाब क्या है कि हर चीज उस पर थोप देते हैं और यह भी कहते हैं कि जो मैंने कहा है वह मानना जरूरी है, अगर नहीं माने तो उसको दंड भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से वह भाग रहा है तो मैं उस पर कौन सा जुल्म कर रहा हूं, तुम ही बताओ। सेठ कुंदन लाल का चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा और वह सावित्री को जलती हुई आंखों से घूरने लगे। अब सावित्री देवी को भी गुस्सा आने लगा। वह तमक करके बोली, करते नहीं आप मनमानी? जब उसका मन नहीं है कि वह आपके दोस्त की बेटी से शादी करे तो आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? जब वह कह रहा है कि अभी वह अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना चाहता है तो उसके पैरों में बेड़ियां क्यों डाल रहे हैं? अभी उसकी उम्र ही क्या है? हाँ, उसकी उम्र कुछ नहीं है और तुम्हारी उम्र भी कुछ नहीं है। तुम भी दूध पीती बच्ची हो और वह भी दूध पीता बच्चा है, तभी तुम दोनों एक दूसरे की बात को बखूबी समझते हो। बस मैं ही दुश्मन हूँ। अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कहता हूँ मेरी आंखों के सामने से चली जाओ। तुम क्या जानो बाहर क्या चल रहा है? तुम्हें तो सिर्फ अपने घर की ही पता है। बस किचन में घुसी घुसी आटा दाल और तेल का हिसाब लगाती रहो, यही तो तुम्हारी दुनिया है। कुछ पता है नीलम से शादी होने से हमें कितना बड़ा फायदा रहेगा? रंजीत का कितना बड़ा कारोबार है, वह हमारी हर कदम पर मदद करेगा। और तुम क्या सोचती हो कि वह तुम्हारा बेटा
तो बहुत अच्छे काम करता है, वह बिगड़ता जा रहा है, अपनी मनमानी करता है। देखती नहीं हो कि क्या इसको इतनी भी तमीज नहीं है कि अपने से बड़े से कैसे बात की जाती है। सावित्री देवी को कुंदन लाल की बातें सहन नहीं हुई। वह अपने बेटे के खिलाफ एक भी शब्द सुनना नहीं चाहती थी। वह चुपचाप चली गई। वह अच्छी तरह से कुंदन का स्वभाव जानती थी, इसलिए उनसे बहस करना बेकार समझ करके वह अपने किचन के कामों में लग गई। आजकल सावित्री देवी को ही सारा काम करना पड़ता है। घर की मेड छुट्टी लेकर के अपने घर गई थी और वह वापस आने वाली थी तभी बीमार पड़ गई। पास वाले स्टोर रूम में कुछ आवाज आई तो सावित्री देवी चौंक पड़ी और स्टोर रूम की ओर बढ़ गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी, इन चूहों के मारे नाक में दम हो गया है, जिंदगी नरक हो गई है। ये ना तो चैन से बैठते हैं ना किसी को सोने देते हैं। भगवान बचाए इन चूहों से। देखती हूँ जो चूहेदानी रखी थी कहीं उसमें तो चूहा नहीं फंसा या कुछ गिरा तो नहीं दिए ये। वे कमरे में जैसे ही घुसी वैसे ही उनके मुंह से एक आश्चर्य भरी चीख निकली। फिर उनके मुंह से सकता निकला, तुम। सावित्री देवी जिस शख्स को देख करके चौंकी वह कोई और नहीं बल्कि नकुल ही था। नकुल को इस समय देख करके सावित्री को बहुत हैरानी हो रही थी कि आखिर वह वहां क्या कर रहा था। यह सवाल उनके मन में उथल पुथल मचा रहा था। वहीं उन्हें जबरदस्त खुशी भी थी कि उनका बेटा सही सलामत है। उनके दिल पर से दुख भी भारी सिला हट गई थी और वे खुशी से खिल उठी। उन्होंने नकुल से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नकुल ने कहा, मैं यहाँ अपना टाइम पास कर रहा था ताकि मुझे ढूंढने वाले लोग थक करके वापस आ जाएं और फिर मैं आराम से जा सकूं। क्या? यह बात सुन करके सावित्री बहुत जोर से चौंकी और हैरानी से नकुल को घूरते हुए बोली, क्या तुम पागल हो? अगर तुम्हें भागना ही था तो पहले क्यों नहीं भाग गए? कब से यहाँ बैठे रहे और जब सब तुमको ढूंढ करके थक चुके हैं और वापस आ गए तब अब तुम यहाँ से जाओगे, वह भी मुझे बताकर। क्या तुम्हारे सिर भूत सवार है या पागल हो? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मेरे मन में कुछ नहीं चल रहा है। मैं आपको बता करके जाना चाहता हूँ ताकि बाद में आप रो रो करके परेशान ना हो। जब मेरा इतना ख्याल है तो फिर मुझे छोड़ करके क्यों जाओगे बेटा? अब सावित्री फिर से दुखी हो गई। मैं तो बस आज़ादी चाहता हूँ, अपनी जिंदगी टेंशन फ्री करके थोड़ा घूमना चाहता हूँ, थोड़ा अपने मन की करना चाहता हूँ। मुझे अपने मन का कुछ करने को नहीं मिलता है। अब मैं ऐसी लाइफ में बोर हो चुका हूँ, मैं ऐसी लाइफ नहीं जी सकता। नकुल की ये बातें सावित्री की समझ से परे थी। उनके समझ में जब एक इंसान की सभी जरूरत अच्छी तरह से पूरी हो रही हो, वह आराम का जीवन जी रहा है, फिर उसे और क्या चाहिए? नकुल के चेहरे पर झुंझलाहट थी। बोला, मैं बचपन से बर्दाश्त करता आ रहा हूँ, अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं। डैडी को अब जो भी हुकूमत करनी है वह वेदांश पर कर और उनकी प्यारी आहना भला उस पर अपना रुतबा क्यों दिखाएं? वे तो उनके चहेते हैं। एक मैं ही हूँ बलि का बकरा। ऐसी बातें नहीं है बेटे, ऐसा ही है मम्मी। और आप पूछना चाहती हो कि अब क्यों जाऊंगा मैं, तो अब मैं निश्चिंत हो करके जाऊंगा। अब मुझे यहाँ कोई नहीं ढूंढेगा, क्योंकि जहाँ जहाँ मुझे ढूंढना था वहाँ से वे मुझे ढूंढ चुके हैं। ऐसा कहते कहते नकुल के चेहरे पर मुस्कान उभर आई। सावित्री की आंखों में आंसू भर आए। आगे बढ़ करके उन्होंने नकुल को गले से लगा लिया और बोली, मेरे बच्चे ऐसा नहीं कहते। तुम्हें अपनी माँ की चिंता नहीं है क्या? मैं तुम्हारी कुछ नहीं लगती। मम्मी आप सब कुछ लगती हो, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं जा रहा हूँ। मेरी बात को समझो, आप मेरी हेल्प करो। मैं खुश रहूंगा और लौट भी आऊंगा। मैं फिर नॉर्मल जिंदगी जी सकूंगा। मम्मी मैं डिप्रेशन में जी रहा हूँ, चाह करके भी पीछे नहीं हट पा रहा हूँ। मुझे जाने दो मम्मी, वरना मैं ऐसी घुटन भरी जिंदगी जीने से अपनी जिंदगी खत्म करना ज्यादा बेहतर समझूंगा। सावित्री देवी ने तड़प करके नकुल के मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, ऐसी ऐसी बातें दोबारा मत करना बेटा। तुम सही सलामत और खुश रहो, मेरी यही इच्छा है। तुम्हारी शादी देखने का अरमान था, तुम्हारे सर पर सेहरा सजा हुआ देखना चाहती थी। मैं तभी इतनी जिद कर रही थी तुमसे। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, लेकिन अब मेरी आंखों में आंसू नहीं हैं। जाओ, तुम जहां जाना चाहो जाओ, लेकिन मुझे बराबर अपनी खबर देते रहना और अपना ख्याल रखना।
ठीक है मम्मी। नकुल ने जल्दी जल्दी अपना सामान एक बैग में रखा और जाने लगा। तभी सावित्री देवी ने रुपयों की एक मोटी गड्डी ला करके दी और कहा, ये रुपए रख लो, बहुत जरूरी हैं तुम्हारे लिए, काम आएंगे। आसमान में तारों की बारात सजी थी, चांद की रोशनी में धरती अपनी महफिल सजाए बैठी थी। हर तरफ शांति ही शांति थी, लेकिन इस समय कुंदन बिला में सन्नाटा छाया हुआ था। सेठ कुंदन के मन में एक अलग ही आंधी चल रही थी। वहीं सावित्री और नकुल के दिल में बेचैनी थी। नकुल चुपके से पीछे के दरवाजे से निकल गया। कुंदन सेठ को भनक भी नहीं लगी। वहां पूर्वत मायूसी छाई रही। सावित्री कुंदन सेठ के पास पहुंच करके नकुल के बारे में बातें करने लगी। उन्होंने नकुल के बारे में एहसास नहीं होने दिया कि वह अभी तक यहीं था। नकुल इससे पहले कभी भी बाहर अकेला नहीं रहा था। उसे अजीब सा एहसास हो रहा था। वह मन ही मन सोचता जा रहा था कि कहीं मैं गलत कदम तो नहीं उठा रहा हूँ। बाहर की अजनबी दुनिया में मैं अपने को स्टैंड कर पाऊंगा कि नहीं। फिर उसने अपने सिर को झटका और अपने दिमाग से फालतू के ख्याल निकाले। अब उसके दिमाग में कहीं ऐसी जगह जाने का प्लान बन गया था जहां वह शांति पूर्वक रह सके। बाहर आकर के उसने टैक्सी रुकवाई और उससे नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर पहुंचने को कहा। टैक्सी में बैठ करके उसने शांति से अपने सिर को सीट पर टेक कर आंखें बंद कर ली। अब वह मन ही मन में अपनी स्थिति का विश्लेषण कर रहा था। उसके डैड बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे। बड़ी गरीबी में उन्होंने आंखें खोली थी, इसलिए मैं पैसे की कीमत जानते थे। उन्होंने अपना एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया था, जिसे कठोर परिश्रम के द्वारा एक बड़ी फैक्ट्री के रूप में परिवर्तित कर दिया था, जहां सैकड़ों कारीगर काम करते थे। लेकिन पैसों की कीमत हद से ज़्यादा मानने के कारण वे एक हद तक कंजूस बन गए थे, जिससे वे अपने घर के खर्चों पर भी लगाम लगा दिया करते थे। नकुल बड़ा बेटा था, उससे छोटे वेदांश और आहना थे। वेदांत और आहाना थाली के बैंगन की तरह थे, जो डैडी के सामने उनके आज्ञाकारी बने रहते, लेकिन पीछे मम्मी से जिद करके अपनी सारी जरूरतें पूरी करवा लिया करते थे। इसके विपरीत नकुल के अपने उसूल थे। ना तो वह झूठ बोलता था और ना ही एक्टिंग बाजी करके अपना उल्लू सीधी करता था। जो उसके मन में होता था वही बोलता था। उसका उसे नुकसान भी होता था। उसके इन आदर्शों को कोई समझने वाला नहीं था। उल्टे इसके कारण वह बेवकूफ बन जाया करता था। उसके मन में एक नहीं सैकड़ों घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण वह जलील हुआ और उसकी पिटाई भी हुई। उसका मन कड़वाहट से भर गया। यह उसी के साथ क्यों होता था? शायद उसका नेचर ही ऐसा था। साहब स्टेशन आ गया। ड्राइवर की आवाज पर वह चौंका और अपने ख्यालों से बाहर आया। अपना बैग लेकर के वह टैक्सी से उतरा, ड्राइवर को किराया दिया और स्टेशन की तरफ चल दिया। अब उसे सोचना था कि जाना कहाँ है, और यह भी अभी निश्चित नहीं हुआ था। बहुत ज्यादा रात होने के कारण चारों तरफ सन्नाटा था। आती जाती गाड़ियों के हॉर्न सन्नाटे को चीरते चले जाते। बेध्यानी में चलते चलते उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे पीछे लगातार चल रहा है। कपड़ों की सरसराहट और सेंट की खुशबू से, चूड़ियों की हल्का हल्का खनखनाहट से उसे महसूस हुआ कि यह कोई लड़की है। अचानक उसने पीछे मुड़ करके देखा और वह उसको ताकता ही रह गया। वह एक खूबसूरत लड़की थी। रात में इस समय वह एक रहस्यमयी शख्सियत लग रही थी। उसके शरीर पर बेशकीमती लाल रंग की साड़ी थी, जो अंधेरे उजाले में तारों की तरह झिलमिलाती रही। पूरे शरीर पर गहने थे। वह दुल्हन के रूप में सजी हुई थी। वैसे तो वह स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही, लेकिन जैसे ही किसी वाहन की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती तो वह रोशनी से नहा उठती और उसका रूप जगमगा उठता। लेकिन फिर भी सब कुछ सामान्य नहीं था। उसके कपड़े करीने से संवारे हुए नहीं बल्कि अस्त व्यस्त थे। मेकअप भी उड़ा हुआ था। चेहरे पर बदहवासी और आतंक के भाव थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत डरी हुई है। वह अपने आसपास इधर उधर मुड़ मुड़ करके देख रही
रही थी, जैसे कोई भूत उसका पीछा कर रहा हो। वह तेजी से आगे बढ़ती जा रही थी। नकुल ने देखा कि उसके साथ कोई नहीं था और ना ही उसके साथ कुछ सामान था। यह विचित्र बात थी। लगभग आधी रात को इतने गहनों और दुल्हन के कपड़ों में लड़की बिल्कुल अकेली भागती हुई आए और उसके साथ कोई सामान भी ना हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर थी। नकुल को डर लगा कहीं उस लड़की के साथ कोई हादसा ना हो जाए। इस समय वह बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं थी। उसने सोचा इतनी रात को अकेली लड़की किसी मुसीबत में फंसी है, उसकी मदद करनी चाहिए। वह तेजी से उस लड़की के साथ कदम से कदम मिलाते हुए चलने लगा। उसने पूछा, सुनिए, आपको मदद की जरूरत है क्या? लड़की ने झटके से नकुल की ओर देखा। उसकी आंखों में गुस्से की परछाइयां दिखाई दी। उसके ऐसे एक्सप्रेशन देख करके नकुल ने कहा, आपको कोई ना कोई परेशानी हो सकती है, आप बिल्कुल अनसेफ हैं, यहाँ तो कोई हादसा भी हो सकता है। वह चेहरे पर सख्त करके कड़े स्वर में बोली, इस वक्त सबसे बड़ी वाली परेशानी तो मुझे खुद आप ही लग रहे हैं। बेहतर होगा आप मुझसे दूर रहो। तुम्हारे जैसे लोग ही लड़कियों की मदद करने का बहाना करते हैं और उनके करीब आने की कोशिश करने लगते हैं। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। आप मेरे करीब आने का बहाना तलाश ना करें। ऐसा कह करके तेजी से उसने अपने चेहरे को झटका और वह तेज कदमों से आगे बढ़ गई। नकुल को अपनी इंसल्ट लगी। उसे मन ही मन में बहुत जोर की गुस्सा आ गई कि मैंने तो इसकी मदद के लिए कहा और ये इतनी अदा दिखा रही है। भलाई का जमाना ही नहीं है कि कोई एक बार कह दे और उसका काम करने के लिए इंसान दौड़ पड़े। उसकी वैल्यू भी कम हो जाती है। वह तुरंत ही सुलभ साधन लगने लगता है और जब गला फाड़ फाड़ करके चिल्लाओ तब भी कोई मदद के लिए ना आए, तब पता चलता है कि इंसान की वैल्यू क्या होती है, वह भी सही इंसान की। मुझे क्या है, यह भाड़ में जाए। अब तो यह गिड़गिड़ाए तब भी मैं इसकी मदद ना करूं। मन ही मन बड़बड़ाता हुआ वह चल दिया। थोड़ी ही देर के बाद वह लड़की एक बेंच पर जाकर के बैठ गई। नकुल उससे थोड़ी दूर पर दूसरी बेंच पर बैठ गया। अब वह तसल्ली से सोचना चाहता था कि अब क्या करना चाहिए। प्लेटफार्म पर कुछ लोग पड़ाव डाले हुए थे। कुछ अपनी फैमिली के साथ बैठे अपनी ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। अधिकांश लोगों को उनकी मंजिल की ट्रेनें मिल गई थी, इसलिए प्लेटफार्म पर भी बहुत ज्यादा लोग नहीं थे। नकुल ने देखा कि वह लड़की बेंच पर बैठी हुई बेचैनी से इधर उधर बदल रही थी। कभी उठ करके खड़ी हो जाती, कभी अपने हाथों को मरोड़ने लगती। आसपास के कुछ मवाली टाइप के लड़के उसे ताड़ रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वह अकेली है और उसके साथ कुछ सामान भी नहीं है तो वह उन्हें अपना शिकार लगने लगी। वे उसके आसपास मंडराने लगे। वे उसे घूरते हुए सामने से निकल जाते हैं, कभी उसके पीछे आकर के खड़े हो जाते हैं। यह नज़ारा देख करके उस लड़की के चेहरे पर चिंता और डर की परछाइयां गहराने लगी। अचानक वह उठी और टिकट विंडो के पास जाकर के स्टेशन मास्टर से कुछ पूछताछ करने लगी। शायद वह अपनी मंजिल तक पहुंचने वाली ट्रेन का पता कर रही होगी। वे लड़के भी उसके पीछे जाकर के आसपास तैनात हो गए। नकुल उनको बहुत ही ध्यान से देख रहा था। उसे हर पल वह लड़की अनसेफ होती महसूस हो रही थी, लेकिन अब वह कुछ नहीं करना चाहता था। वो उस लड़की को एहसास करा देना चाहता था कि तुमने मुझे गलत समझा। पूछताछ करने के बाद वह लड़की फिर आकर के बैठ गई। आसपास मंडराते हुए लड़कों में से एक आकर के उसके पास बैठ गया और बोला, मैडम आपको कहाँ जाना है? मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप परेशान सी लग रही हैं। मुझे कहीं भी जाना हो, आपको इससे क्या? लड़की मन ही मन में बहुत ज्यादा डर गई थी। उसका डर उसकी कांपती हुई आवाज से झलक रहा था। अरे रे रे, आप तो नाराज होने लगी। इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? मैंने तो इसलिए पूछा कि मैं आपको कुछ हेल्प कर दूं। आपके साथ कोई नजर नहीं आ रहा है। मैं नाराज नहीं हो रही हूँ। कहते कहते लड़की ने उम्मीद भरी नजर से चारों तरफ देखा, लेकिन उसे कोई अपना मददगार नजर नहीं आया। वह डर से सिहर उठी कि अचानक ही अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाए तो कोई उसको बचाने वाला भी नहीं है। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर आई। उसके ऊपर डर हावी होता गया। वह कांपती आवाज में बोली, आप यहाँ से जाएं, मैं अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, सो प्लीज मुझे छोड़ दें, अकेला छोड़ दें मुझे। तब तक उस लड़के का दूसरा साथी भी उसके पास आकर के खड़ा हो गया और उसके कंधे पर हाथ मारते हुए बोला, क्या गुटरगू कर रहे हो मोहन? ऐसा कहते हुए उसने उस लड़की पर नजर डाली। उसकी नजरें जैसे उस लड़की के
उनके शरीर का एक्सरा करने लगी। आंखों ही आंखों में उन दोनों लड़कों में इशारों में बात होने लगी। उन दोनों की आंखों में लालच टपक रहा था। लड़की के शरीर पर जो गहने थे वह उनकी आंखों की चमक बढ़ा रहे थे। लड़की भी इस बात को समझ रही थी। एक अनजाना अव्यय डर उसके तन मन और चेतना में भरता जा रहा था। डर की एक सर्द लहर उसके शरीर में कंपन पैदा कर रही थी, लेकिन अब वह बैठे रहने के अलावा उसका कोई विकल्प नहीं था। अब उन लड़कों की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। वे इधर उधर घूम रहे थे। अपने कुछ साथियों को उन्होंने फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में एक बाइक पर दो साथी और आ गए। अब उसके करीब 4 लड़के खड़े थे। संभवतः उनके 2-1 साथी और भी हो सकते थे। लड़की के चेहरे पर अब हवाइयां उड़ने लगी। उसने चारों तरफ नजर डाली। उसके चेहरे पर निराशा और छा गई। चेहरा तो उसका पहले से ही डर से सफेद पड़ा हुआ था। पता नहीं वह कौन सी मुसीबत झेल कर आई थी कि अब तक वह भाव शून्य पत्थर की तरह ही बैठी हुई थी, जैसे किसी को कोई सदमा पत्थर बना देता है। लेकिन अब उससे भी बड़ा संकट आने वाला होता है तो वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली बन करके बिजली के शॉक की तरह शून्य पड़े हुए शरीर को झकझोर कर जगा देता है। वही हाल इस समय उस लड़की का हुआ। वह उठ करके खड़ी हो गई। 1-2 मिनट तक वह इसी कसमकस में रही, क्या किया जाए। फिर वह प्लेटफार्म पर टहलती हुई एक ओर को जाने लगी। उसके पीछे पीछे वो लड़के भी जाने लगे। ये वो लड़के थे जो TNA में ही भटक कर गलत संगति में आकर के अपनी पढ़ाई छोड़ बैठे और फिर नशे की लत को लगा लिया। घर वाले उनको समझा करके राह पर लाने की कोशिश करते रहे। जब उनकी मनमानी और उनके नशे की लत को झेलने में असमर्थ हो गए तो उन्होंने उनका पीछा छोड़ दिया और खर्च देने से भी मना कर दिया, जिससे अपने खर्च पूरा करने के लिए अब भी लड़के चोरी चकारी जेब कतरी करने लगे थे। अक्सर ये रात में आकर के जेब कतरी और हल्की फुल्की लूट मार कर लेते थे, लेकिन आज उन्हें तगड़ी रकम मिलने की संभावना हो गई थी। उनको लगने लगा था कि इससे उन्हें कई दिन तक बैठे बैठे खर्च करने की सुविधा मिल जाएगी। लड़की इधर उधर छिपने की कोशिश में ही थी। वो उनकी नज़रों से दूर जाना चाहती थी, लेकिन यह प्रयास भी बेकार था, क्योंकि वहां इतने ज़्यादा लोग थे ही नहीं कि भीड़ सी लगती। थोड़ा आगे बढ़ते ही लड़कों में खुसुर फुसुर होने लगी। एक बोला, अबे राघव देख, कहीं ऐसा ना हो कि चिड़िया उड़ जाए, हम हाथ मलते रह जाएं। दूसरे ने कहा, अभी यहाँ पुलिस हमको अरेस्ट कर सकती है, अगर लड़की शोर मचा देगी तो गड़बड़ हो जाएगी। तीसरे ने कहा, किसी ना किसी तरीके से लड़की को यहाँ से कहीं ले जाते हैं, फिर हमारे हाथ लंबी रकम तो लगेगी ही और यह लड़की भी मिलेगी। हाँ यार चल अब जल्दी, और ज्यादा ढिलाई बरतने से काम नहीं चलेगा। आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सलाह करके वे सब उसके इर्द गिर्द सा घेरा बनाने लगे। उनमें से एक लड़का उसके पास जा करके बोला, क्या बात है मैडम, भाग कर कहाँ जाओगी, हमसे पीछा छुड़ा रही हो ना? दूसरा लड़का बोला, पीछा छुड़ाने की बात मन में सोच लो, लेकिन यह होने वाला नहीं है, अब तुम हमारे शिकंजे में हो। उधर नकुल के मन में बेचैनी थी। अब उसके मन में दूसरे विचार चल रहे थे। अपने मन ही मन में वह सोच रहा था कि बेशक लड़की ने उसे मदद नहीं मांगी, लेकिन अगर कोई हादसा हो गया तो वह अपने आप को माफ नहीं कर पाएगा। उसे उस लड़की की मदद करनी चाहिए। बाद में वह बेशक नाराज हो या कुछ भी हो, लड़के उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं। वह खड़ा हो गया, उसने बैग उठाया और जिस तरफ लड़की गई थी वह भी उसे को ढूंढने चल दिया। वह अपनी ट्रेन के विषय में सोचना चाहता था कि कहाँ जाए, लेकिन अभी इस सिचुएशन में उसको चिंता में डाल दिया था। जल्दी ही वह उनके पास पहुंच गया। उसने देखा कि उन मवालियों के बीच घिरी उस लड़की के चेहरे के हाव भाव बदल गए थे। जैसे डर के अंतिम छोर पर पहुंचकर आदमी मरने और मारने पर उतारू हो जाता है, उसे अपने जिंदगी का भी डर नहीं रहता। उसी पोजीशन में वो लड़की भी पहुंच चुकी थी। लड़की के चेहरे पर अब कठोरता आ गई थी। वह उन लड़कों से बोली, आप लोग यहाँ से हट जाओ, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। और रुको, अभी पुलिस बुलाती हूँ। हाँ, तुम्हें जो भी करना है करो। एक लड़के ने बढ़ करके उसकी बाह को पकड़ लिया और बोला,
बोला, चलो मेरे साथ। वह उसे एक तरफ को धकेलते हुए ले जाने लगा। पोजीशन अब खतरनाक हो चुकी थी। किसी को कुछ समझ में आता इससे पहले ही लड़की ने कठोर फैसला ले लिया। उसका चेहरा पत्थर की तरह सख्त हो गया, आंखें भाव शून्य हो गई। उसने जोर का झटका दिया और अपनी बाहों को छुड़ा लिया। वह तेजी से प्लेटफार्म पर भाग करके किनारे की तरफ जाने लगी। उसका रुख उस ट्रेन की तरफ था जो धकधकाती हुई आ रही थी। अचानक लड़की के इस कदम से वह लड़का बौखला गए, लेकिन नकुल का उसका इरादा भांपते हुए देर नहीं लगी। चीते की फुर्ती से वो लड़की के पीछे भागा और इससे पहले कि वह प्लेटफार्म से नीचे उतरने के लिए छलांग लगाती, वह उसकी बांह पकड़ करके खींच लिया। लड़की इस समय अपने आपे में नहीं थी। वह नकुल से अपना हाथ छुड़ाने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे छोड़ दो, तुम कौन होते हो मुझे बचाने वाले? मैं कुछ भी करूं, मेरी अपनी लाइफ है। तुम्हें किसने बीच में कूदने को कहा? दफा हो जाओ यहाँ से। वह अपने आप को छुड़ाने के लिए एक हाथ से नकुल को जोर जोर से घूंसे मार रही थी, लेकिन नकुल उसे छोड़ ही नहीं रहा था। अचानक ऐसी घटना घटने से ऊँघते हुए पैसेंजर चौंक करके सजग हो गए और आसपास इकट्ठे होने लगे। नकुल ने चारों तरफ देखा, लड़की अभी भी उससे मारपीट कर रही थी। अब नकुल की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने एक जोरदार का तमाचा उस लड़की के गाल पर मारा। लड़की अवाक होकर के उसकी तरफ देखने लगी। नकुल उसको झिकझोड़ते हुए बोला, होश में आओ निम्मी, माना कि मेरी तुमसे लड़ाई हो गई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम सबके सामने हमारा तमाशा बनाओ। प्लीज निम्मी, मेरी बात को समझो, हम अपनी लड़ाई सुलझा सकते हैं। चलो हटो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? और निम्मी कैसी? निम्मी कहाँ की निम्मी? सुनते ही मवाली लड़के चौंक करके एक दूसरे को देखने लगे। उनमें से एक लड़का बोला, नाटक कर रहा है साला, इसकी ये कुछ भी नहीं लगती है, हमारा शिकार छीन करके ले जाने की कोशिश कर रहा है ये। दूसरा बोला, इस कमीने को कामयाब नहीं होने देंगे हम। उधर लड़की अभी अपनी ही बात पर अड़ी थी, और तुमने हिम्मत कैसी की मुझे थप्पड़ मारने की? तुम होते कौन हो? उसके दोनों कंधों को पकड़ करके हिलाते हुए नकुल बोला, होश में आओ निम्मी, यहाँ थोड़ी ही देर के लिए हमारी लड़ाई हुई और तुमने देख लिया नतीजा। अपने चारों ओर नजर डालते हुए उसने उन लड़कों को देखा जो इस बदली हुई पोजीशन में अपना पैंतरा बदलने और चाल चलने की सोच रहे थे। नकुल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, बेवकूफ और पागल लड़की, खुद तो मरोगी, मुझको भी मरवाओगी। मैं कोई फिल्मी हीरो नहीं हूँ जो एक साथ 10-10 लोगों से लड़ सकूं। भलाई इसी में है कि किसी तरह से पीछा छुड़ा करके निकल चलें। देखो, मुझ पर भरोसा करो, सब एक से नहीं होते हैं। मुझे नहीं पता तुम मुझे क्यों झेल रही हो और तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, पर प्लीज अपनी लाइफ को यूं बर्बाद ना करो। भगवान जीने का मौका एक बार देता है, कितनी भी बड़ी परेशानी क्यों ना हो वह ठीक हो जाती है। प्लीज प्लीज अपना तमाशा मत बनाओ, मुझ पर भरोसा करो, मैं आपकी मदद करूंगा। लड़की को अब कुछ होश आया था और इतनी देर से वह नकुल को देख रही थी तो उसे उस पर कुछ कुछ भरोसा भी हो चला था। वह चुप हो गई। सारी पोजीशन को वह समझ रही थी। सचमुच पोजीशन खतरनाक हो गई थी, जिससे निकलने का यही एक सहारा था जो उसे नकुल के रूप में मिल गया था। रेलवे पुलिस के 2 सिपाही भी आ गए थे जो इस समय वहां जमा भीड़ को हटा रहे थे। नकुल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसको एक तरफ को ले जाने लगा। हटिए हटिए आप लोग, तमाशा मत बनाइए, यह हमारा आपस का मामला है। हमारी अभी नई नई शादी हुई है, हमारा झगड़ा हो गया, देखिए ना, हम लोग हनीमून पर जा रहे थे। लड़की ने चौंक करके नकुल की ओर देखा और आंखें तरेड़ते हुए धीरे से बोली, यह क्या बकवास किए जा रहे हो? प्लीज प्लीज प्लीज। उसके मुंह पर हाथ रखते हुए नकुल ने उसे शांत करने की कोशिश की। फिर लोगों से कहा, जाइए जाइए, आप लोग अपना अपना काम कीजिए, अब यह नॉर्मल है। कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक्साइटेड थे। पहले जब कोई घटना नहीं हुई थी तो घटना होने का इंतजार कर रहे थे, और जब घटना घटित नहीं हुई तो उसके घटित न होने का दुख मना रहे थे, और कुछ और भी मनोरंजन की तलाश में थे। उन तमाशबीन लोगों को निराशा हुई तो वो झल्ला
चिल्ला करके बोले, तो पब्लिक प्लेस में काहे कबड्डी खेल रहे हो? यह मामला अपने घर के बेडरूम में बैठ करके सुलझाओ ना। साला आजकल माहौल ही ऐसा हो गया है, जहाँ देखो अपना रायता फैला देते हैं। उनके पीछे लड़के भी निराश से खड़े थे। शिकार हाथ से निकल जाने की निराशा क्रोध में बदलने लगी थी। एक बोला, ऐसे बच्चों को जाने नहीं देंगे, चलो देखते हैं ये कहाँ जाते हैं। अब यह साला बीच में मरने के लिए आ गया है, बेमतलब में ही अपनी जान देगा। दूसरा मवाली अपने पीले दांत को दिखाते हुए बोला, जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर की तरफ भागता है, बेमतलब में हीरोगिरी दिखाने आया है, अब यह जन्नत की सैर करेगा। सारे लड़के दोनों के पीछे लग गए। नकुल ने घूम करके देखा, उसे आने वाला खतरा महसूस हो गया। उसने उस लड़की से कहा, ये सारे गुंडे हमारे पीछे पड़ गए हैं, तुम्हारे साथ साथ मैं भी मरूंगा। बेहतरी इसी में है कि यहाँ से जान बचाने का तरकीब सोचो। जान बचाने के लिए हम कहाँ घुस जाएं? कोई जगह तक नहीं दिख रही है। नकुल उस लड़की का हाथ थाम करके तेजी से प्लेटफार्म के किनारे लगी ट्रेन की तरफ दौड़ा, जो अब चलने लगी थी। पीछे पीछे गए गुंडे लड़के भी दौड़ने लगे। वे एक दूसरे से कह रहे थे, पकड़ो सालों को, भाग रहे हैं, हाथ से निकलने ना पाए। उनकी आवाज को सुन करके नकुल और उस लड़की के कदमों में और भी रफ्तार आ गई। अब वे जान की बाजी लगा करके भाग रहे थे। पीछे मुड़ करके देखना या रुकना उनके लिए जान पर खेलने की तरह था, और वे इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहते थे। ट्रेन चलने लगी थी और स्पीड पकड़ने लगी थी। जब तक गुंडे मवाली कुछ सोचते समझते, तब तक ट्रेन स्पीड पकड़ चुकी थी। नकुल बड़ी फुर्ती से ट्रेन में चढ़ा और उसने लड़की का भी हाथ पकड़ करके उसे अपने पास खींच लिया। नकुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था और उसके साथ साथ उस लड़की का तो हाल ही खराब था। ट्रेन की रफ्तार अब काफी बढ़ चुकी थी। उन मवाली लड़कों को इस ट्रेन को पकड़ना अब संभव ना था। वे हाथ मलते हुए पीछे छूट गए। अब स्टेशन के मवाली लड़कों से पीछा छूट गया। जान बचने की राहत नकुल के चेहरे पर फैल करके उसके शरीर को हल्का करने लगी। उसने लड़की की ओर देखा, जो बुरी तरह से कांप रही थी और सकते की हालत में थी। जब से उसने लड़की को देखा था, तब से वह लगातार टेंशन में ही दिखी थी। दूसरे स्टेशन पर उन लड़कों के उत्पाद ने उसे और आतंकित कर दिया था। सबसे पहले जरूरी काम था उस लड़की को किसी तरह से तसल्ली दिलाना कि अब तुम सेफ हो। उसने चारों तरफ नजर घुमा करके देखा। अब उसे समझ में आया कि यह एक्सप्रेस थी, कहां जा रही थी ये तो कुछ पता नहीं था, लेकिन इस कूपे में सीटें रिजर्व थी। टिकट तो उसने ली नहीं थी, टिकट तो उसने ले ही नहीं पाया था। इतना टाइम ही कहाँ था, क्या करे वह? यह एक नई समस्या आ गई। फिलहाल उसे एक नीचे की पूरी बर्थ खाली दिखाई दे रही थी। उस पर पहले से ही एक बैग और एक मैगजीन रखी थी। उसे सरका करके उसने साइड में कर दिया और लड़की को खिड़की की साइड में बैठा दिया और अपना बैग उतार करके खुद भी बैठ गया। हालांकि अभी इसमें भी झंझट होने वाला था। उसने सोचा, अब जो भी होगा देखा जाएगा, फालतू की टेंशन ले करके क्यों दिमाग खराब किया जाए। अब जा करके उसने तसल्ली के साथ ले जा करके देखा तो सरपट भागती हुई ट्रेन के बाहर अंधेरे के सिवा कुछ दिखाई नहीं दिया, जिससे कुछ अंदाजा लगता। पीछे छूट रहे पेड़ों के साए काले भूत की तरीके दिख रहे थे। उसने देखा कि लड़की आंखें बंद किए खुड़की से सिर टिकाए बैठी थी। हवा में उसके बाल उड़ रहे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। उसके चेहरे पर परेशानी और दर्द की लकीरें थी। शायद सिर दर्द हो रहा है। नकुल ने सोचा, बेचारी लड़की है। उसने लड़की से कहा, सुनो, अब तुम डरो मत, अब हमको कुछ नहीं होगा, बस समझ लो कि हम बाल बाल बच गए। वैसे अब एक बात बता दो, तुम्हारा नाम क्या है? बोलो। जवाब नदारद था। नकुल ने लड़की की ओर देखा। लड़की के मुंह से आवाज नहीं निकली। नकुल ने फिर कहा, देखो, अब हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो होगा वह देखा जाएगा। थोड़ा हिम्मत से काम लो। मैंने पूछा है तुम्हारा नाम क्या है? नकुल की बात अब जाकर के लड़की के भेजे में घुसी। उसने कहा, मेरा नाम प्रत्युषा है। अच्छा। नकुल के चेहरे पर औपचारिकता की मुस्कान आ गई। नकुल ने सोचा कि बातचीत का कुछ तो सूत्र हाथ में आया, कम से कम यह बोली तो। लेकिन वह तो फिर से अपने पहली वाली पोजीशन में पहुंच गई, यानी अपनी आंखें बंद करके फिर से खिड़की से सिर टिका लिया। यह देख करके नकुल को मन ही मन में कोफ्त हुई। हद है यार, इसके लिए मैं इतना परेशान हो रहा हूँ और यह ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे मैं इसके पीछे पड़ा हुआ
हुआ हूँ। मेरा कोई अपना फायदा है और यह मेरी बात को जवाब दे करके मुझ पर कोई बहुत बड़ा एहसान कर रही है। मुझे कहाँ जाना था यह सोच भी नहीं पाया और कटी पतंग की तरह इसके पीछे पीछे कहाँ से कहाँ मारा मारा घूम रहा हूँ। ये इसकी समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे तो कोई नहीं करता। एहसान फरामोश लग रही है मुझे तो या फिर महाबदतमीज है। नकुल भी मुंह घुमा करके बैठ गया और सोच लिया कि अब तो यह खुद ही बोलेगी तो मैं बोलूंगा, नहीं तो कोई बात नहीं, और जहां पर भी ट्रेन रुकेगी वहीं उतर करके अपना रास्ता नाप लूंगा, फिर देखूंगा मुझे क्या करना है, कहां जाना है। वह तो इसके पीछे इंसानियत के नाते घूम रहा हूँ। वरना अभी नकुल इन्हीं बातों को सोच रहा था कि वह एक नई आवाज से चौंक पड़ा। सुनो बेटा, यह बर्थ मेरी है, आप गलत जगह पर आ गए हैं। उसने चौंक करके सिर उठाया तो देखा कि एक 40-45 वर्षीय महिला खड़ी हुई थी और उन दोनों की तरफ देख रही थी। इतनी उम्र होने के बावजूद वह महिला बहुत खूबसूरत लग रही थी। सुरुचिपूर्ण ढंग से पहनी हुई साड़ी, सुंदर नयन नक्श और मधुर आवाज में बोलने के प्यार से अंदाज से नकुल को बहुत प्रभावित किया। सॉरी आंटी जी, बर्थ आपकी ही है, लेकिन एक्चुअली हुआ क्या कि मैं कहते कहते नकुल रुक गया। वह हिचकिचा रहा था कि अपनी परेशानी और सारी कहानी को उस अनजान महिला को सामने बताए या ना बताए। अगर नहीं बताएगा तो वह इतनी रात को इस समय कहाँ जाएगा। उसके पास टिकट भी नहीं है और यह भी नहीं पता कि वह जा कहाँ रहा है। किसी ना किसी से पूछना होगा, उससे मदद भी लेनी पड़ेगी। और यह आंटी तो देखने से ही अच्छे नेचर की मालूम हो रही हैं, तो क्यों ना इन्हीं से मदद मांगूं। पर इसके लिए भी नकुल को हिम्मत बटोरनी पड़ रही थी, क्योंकि उसने आज तक किसी से मदद नहीं मांगी थी। ना तो वह किसी को अपनी परेशानी बताता है और ना ही किसी को मदद लेना पसंद करता है। वह कितनी भी बड़ी तकलीफ उठा ले लेकिन किसी से कहेगा नहीं। पर आज पोजीशन दूसरी है, अगर वह कहेगा नहीं तो इन्हें मालूम कैसे पड़ेगा। नकुल को सोच विचार में डूबे हुए देख करके वह महिला बोली, बताओ बेटा क्या बात है। मुझे लग रहा है तुम दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हो, वरना इस तरह से यहाँ इस पोजीशन में बैठे हुए नहीं होते। जबकि अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है। लड़की बेचारी भी बहुत परेशान लग रही है। आपकी औपचारिकता से वह तुम की आत्मीयता पर स्वतः कब उतर आई उन्हें भी एहसास नहीं हुआ। आत्मीयता और हमदर्दी के द्वंद्व कब किसी के दिल को किसी के करीब ले आए ये पता ही नहीं चलता। संभवतः नकुल और प्रत्युषा की मुसीबत ने उनके दिल को मोम बना दिया। जी आंटी जी, बात कुछ ऐसी ही है, लेकिन मुझे बताते हुए बहुत संकोच लग रहा है। क्या हुआ है तुम लोगों के साथ, क्या मुझे बताना पसंद करोगे? अगर बुरा ना मानो तो क्या मैं तुम लोगों के बारे में जान सकती हूँ? हो सकती है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जिस बात को नकुल उससे कहना चाहता था और अपनी मदद मांगना चाहता था, उस बात को वह महिला स्वयं कह रही थी। इस बात से नकुल को बहुत बड़ी राहत मिली। उसे वह महिला इस समय किसी देवी से कम नहीं लगी और उसकी बातें नकुल को मंदिर में बजती रुनझुन घंटियों की तरह मधुर लग रही थी। उस महिला के मुंह से अपने लिए साधु सुदा होने वाली बात को सुन करके प्रत्युषा चौंकी और उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा। वह बड़ी बेचैनी से पहलू बदल करके बोली, नहीं नहीं, हमारी शादी कहाँ? इतना ही उसने कह पाया कि नकुल ने उसकी तरफ देखते हुए बात काट कर कहा, क्या तुम्हारे सिर में तेज ज्यादा दर्द हो रहा है? तुमने घर से चलते समय फर्स्ट एड बॉक्स रखा था कि नहीं? फिर वह बड़ी चिंता से बैग को खोलने की एक्टिंग करने लगा। इशारे से उसने प्रत्युषा को मना किया कि वह इस बारे में कोई बात ना करे। प्रत्युषा ने बड़ी नाराजगी से नकुल की ओर देखा। नकुल ने इग्नोर करते हुए कहा, मैं कोई टेबलेट निकाल कर दूं? प्रत्युषा को नकुल की बात और हरकतें बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने गुस्से से नकुल की ओर देखते हुए कहा, बस बस, ज्यादा केयर करने की जरूरत नहीं है, अपनी हद में रहो। आंटी के सामने अपनी इंसल्ट होते देख करके नकुल का चेहरा शर्म से लाल हो गया। इस समय उसके मन में आ रहा था कि एक जोरदार तमाचा प्रत्युषा के गाल पर जड़ दे और उसको यह अंट संट बोलना बंद हो जाए। समझती क्या है अपने आप को? इतनी बेवकूफ भी नहीं है, लेकिन यह जानबूझ करके ऐसा कर रही है। बहुत तेज मालूम हो रही है बेटा। मुस्कुराते हुए आंटी सीट पर बैठ गई और बोली, हनीमून के लिए देहरादून जा रहे हो? नजर ना लगे तुम्हारी जोड़ी बहुत ही सुंदर है। भगवान तुम दोनों को सुखी रखे और तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। नकुल बोला, आंटी आपको कैसे पता
कि हम देहरादून ही जा रहे हैं। वह हंसकर बोली, इसमें पता लगने की क्या बात है, एक्सप्रेस देहरादून तो जा रही है। लगता है तुम हड़बड़ी में दूसरी ट्रेन में बैठ गए हो, जाना कहीं और चाहते होगे और किसी दूसरी ट्रेन में बैठ गए, है ना? यही बात, यह देहरादून एक्सप्रेस जो देहरादून को जाती है। अच्छा, सचमुच मुझे नहीं मालूम था। पता है आंटी, हम लोग तो आंख बंद करके इस ट्रेन में चढ़े थे। ऐसे समझ लो कि जान बचाने के लिए जो सामने मिली वही हमारी प्राण रक्षक बन गई। ओह, चलो अब आराम से अपनी बात बताना, या तो मैंने जान ही लिया कि तुम दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हो और देखने से ही अच्छे घर के लग रहे हो। मैं तब तक अपना परिचय आपको दे दूं। नकुल को चुप देख करके वह बोली, मेरा नाम मानसी मिश्रा है। मैं इंग्लिश लिटरेचर की प्रोफेसर हूँ, देहरादून में ही रहती हूँ। मैं दिल्ली में एक सेमिनार में शामिल हो करके वापस लौट रही हूँ। अब और ज्यादा जरूरी नहीं है परिचय, जो जरूरी था वह बता दिया। अब तुम मुझे अपने बारे में सारी बात बताओ कि तुम कौन सी मुसीबत में फंसे हुए हो। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया। हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर दूं, और तुम्हारी मदद करना मेरी कोई मजबूरी नहीं है। नकुल को चुप देख करके मानसी ने अपनी बात जारी रखी, तुम लोगों को देख करके मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मन में सोच रहे हो मैं तुम्हारे बिना मांगे तुम्हें मदद के लिए क्यों ऑफर कर रही हूँ, पर तुम मुझ पर ही शक तो नहीं कर रहे हो। तुम्हारी गलती नहीं है, जमाना ही ऐसा है, लेकिन उम्र में तुम लोग मेरे बच्चों के बराबर हो, इसलिए मन में ख्याल आ रहा है कि कहीं तुम लोगों के साथ कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए। यहाँ पर एक गलत फहमी हो रही थी। नकुल ने कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए मानसी को लगा कि नकुल उसे कुछ बताना नहीं चाहता है और वह उससे पूछ रही है, इसलिए मानसी को अपने मन में खिसियाहट सी लगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। नकुल के मन में उलझन थी कि वह मानसी पर विश्वास करे या नहीं। अभी कुछ ही देर हुई है कि उससे मिले हुए, एकदम से अनजान शख्स पर भरोसा किया जा सकता है कि नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि उसे सब कुछ बता करके किसी और मुसीबत में फंस जाए। लेकिन अभी तक तो इनका रवैया बहुत अच्छा था, अब आगे ये क्या नुकसान कर देंगी, और अगर इन्हें बताना भी चाहिए तो कितना? फिर नकुल ने सोचा जितना जो कुछ उसके साथ घटा है वो इनको बता ही देता है। हो सकता है भगवान उसकी किसी न किसी रूप में मदद कर रहे हों और यह मौका एक बार ही मिलता है। वैसे कुल मिलाकर के उसे अच्छा लग रहा था कि एक मददगार उसको मिल गया है। उसने एक नज़र प्रत्युषा पर डाली। वह पहले की तरह ही खिड़की पर सिर टिकाए हुए सो रही थी। नकुल ने राहत की सांस ली। चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, पर यह तूफान मेल शांत है, यानी सो रही है। नहीं आंटी जी, बात भरोसे वाली नहीं है। भला आप हमारा क्या नुकसान करें? मेरे मन में आपके लिए बहुत श्रद्धा है। बेशक आप बहुत अच्छे नेचर की मालकिन हैं। मेरे मन में सब कुछ है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपको कहां से बताऊं। बताना तो बहुत कुछ है। मानसी ने कहा, बेटा आराम से बैठ जाओ और कुछ खा पी लो। अगर तुम्हें घर का खाना पसंद हो तो आजकल के बच्चे घर का बना हुआ खाना कहाँ खाते हैं। उन्हें तो बस फास्ट फूड चाहिए। टेस्ट ढूंढते रहते हैं। उसी का नतीजा है कि इतनी बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। नहीं आंटी, घर का खाना बहुत पसंद है। मैं बाहर का खाना नहीं खाता, पर भूख तो बिल्कुल ही नहीं है मुझे। थोड़ी बहुत देर में लगेगी तो मैं आपको बता दूंगा। मैं अब आपको अपने बारे में बताता हूँ। मैं एक अमीर फैमिली से हूँ। हम 2 भाई 1 बहन हैं, लेकिन शुरू से ही मेरे डैडी मेरे साथ मिसबिहेव करते चले आए हैं, जो अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उनका रवैया मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा। बहुत हिटलरी माहौल में पाला है उन्होंने मुझे, यहाँ तक कि वह हमारे भाई बहनों में भी भेद करते हैं। मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहते और हमसे जो छोटे भाई बहन हैं उनको बहुत प्यार देते हैं। एक बात हो तो मैं बताऊं भी, बचपन से ही ऐसी बातों का पुलिंदा भरा पड़ा है मेरे दिमाग में, जिसे याद कर करके मेरा दिमाग फटने लगता है। समझ में नहीं आता यह मेरे साथ ऐसा क्यों करते रहे हैं और दोनों भाई बहन के साथ ऐसा नहीं करते। बेटा, वह तुमको अपने हिसाब से लायक बनाना चाहते होंगे। उन्होंने जो शक्तियाँ की होंगी वे तुमको बुरी लग रही हैं। नहीं आंटी, वे कभी भी मेरे मन का कुछ भी करने नहीं देते थे। जैसे मेरी जिंदगी में मेरा अपना कुछ भी है ही नहीं।
उनका नेचर और मेरा नेचर बिल्कुल अलग अलग है। वह मेरी तरह नहीं है, मैं उनकी तरह नहीं। मेरा जी करता है वहां से भाग करके चला जाऊं और किसी शांत जगह पर जा करके रहूं। आंटी जी, क्या मैं अपने खाने भर के लिए भी नहीं कमा सकता? क्यों नहीं बेटे, जरूर जरूर। मानसी ने नकुल का हौसला बढ़ाते हुए कहा, पहली बात तो इस दुनिया में जो भी आता है वह अपना अपना भाग्य लेकर के आता है। फिर उसके बाद तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारा नेचर भी ऐसा है कि तुम किसी का एहसान नहीं लेते हो। तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान कूट कूट करके भरा है, तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि तुम जहां भी रहोगे अपने लिए कमा ही लोगे। लेकिन माँ बाप को छोड़ करके ऐसे कोई थोड़े ना जाता है। हालांकि नकुल ने अभी मानसी को पूरी बात बताई भी नहीं थी, लेकिन फिर भी दुनिया देख चुकी मानसी ने ताड़ लिया कि यह दोनों घर छोड़ करके ही जा रहे हैं। नकुल को मानसी की प्रोत्साहित करने वाली बातें तो बहुत अच्छी लगी, लेकिन यह बात अच्छी नहीं लगी कि माँ बाप को छोड़ करके नहीं जाना चाहिए। उसने कहा, आंटी आप ही बताओ, जबरदस्ती में आदमी एक दिन काम करेगा, दूसरे दिन काम करेगा, पर रोज रोज नहीं कर पाएगा। मुझे वह सब काम अच्छा नहीं लगता जो डैडी सीखने के लिए कह रहे हैं। मैं तो वे सारे तिकड़म दांव पेज नहीं कर सकता जो एक सफल बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। हेरा फेरी, मजदूरों के मेहनत की कमाई भी घोंट जाना, बेईमानी, झूठ, चालाकी आदि क्वालिटीज होनी चाहिए इसके लिए। खैर, मैं अपने ओपिनियन आपको फिर कभी बताऊंगा, यदि कभी दोबारा मिला तो। अभी मैं अपनी आप बीती बता रहा हूँ कि मैं अपना घर छोड़ करके जा रहा हूँ। कम से कम कुछ साल तो चैन से रह लूँगा। जब मैं आ रहा था तो रास्ते में मुझे यह लड़की मिल गई। यह भी भाग रही थी स्टेशन पर। इसे कुछ मवालियों ने घेर लिया था। मैं इसको बचा करके ले आया। वे हम लोगों को पकड़ने के लिए दौड़े तो सामने चलती हुई यही ट्रेन दिखाई दी। बस आंख बंद करके हम लोग इसी पर चढ़ गए। बस मेरी यही कहानी है। अब तो ना मेरे पास टिकट है और ना ही कुछ यह ठीक है कि हम कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। कमाल की बात है कि तुमने एक अजनबी लड़की के लिए इतना रिस्क उठाया, वरना कौन किसी के लिए कुछ करता है। हाँ आंटी, आप सही कह रही हैं। इस जमाने में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर मैं इसे नहीं बचाता तो यह ट्रेन के आगे कूद करके अपनी जान दे देती। क्या यह ट्रेन के आगे कूद रही थी? मानसी की झुरझुरी सी आ गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह उस दृश्य की कल्पना करने लगी थी। तब तो तुमने बहुत सही किया बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। आंटी, अच्छे बनने के लिए कभी कभी बुरा रास्ता भी अपनाना पड़ता है और उस अच्छे काम के लिए स्वरूप बेइज्जती और गुस्सा झेलनी पड़ती है। उसने कनखियों से प्रत्युषा को देखते हुए कहा, मैंने इस लड़की को बचाया और यही लड़की मुझको डपटे जा रही है। मजबूरी में मैंने सबके सामने कह दिया था कि यह मेरी वाइफ है। अब बताओ आंटी, अगर मैं यह नहीं कहता तो क्या कहता? सब मुझसे कहते तू कौन है, उसके मामले में क्यों बोल रहा है। लड़की के मामले में उसके मददगार बहुत आ जाते, मुझ पर हाथ उठाने लगते, और जब बात बचाने की आती तो बचाने कोई नहीं आता। इस बात पर ये ऐसे रिएक्ट कर रही है कि जैसे मैंने इससे सचमुच शादी कर ली है, जबकि इस जैसी चमगादड़ से मैं जिंदगी में शादी ना करूं। ऐसा कह करके उसने फिर प्रत्युषा की ओर देखा, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। इससे उसे थोड़ी निराशा भी हुई। फिर भी उसने अपनी बात को जारी रखा, मैं तो बस अब इंतजार कर रहा हूँ कि जैसे ही अगला स्टेशन आएगा मैं उतर करके चला जाऊंगा। यह लड़की अपना खुद ही जाने। ऐसा नहीं कहते बेटा, मानसी ने कहा। इतना रिस्क उठा करके तुमने इसे बचाया है, अब क्या फिर इसे भी भीड़ में अकेला छोड़ दोगे? नहीं आंटी। अपनी आवाज को धीमा करते हुए नकुल थोड़ा मानसी की ओर झुका और बोला, इसको सुनाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ताकि यह होश में आए, वरना जब तक यह सेफ नहीं हो जाती मैं इसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। शाबाश बेटे, मुझे तुमसे यह उम्मीद थी। मानसी ने नकुल की पीठ थपथपाते हुए कहा, देश को तुम्हारे जैसे नौजवानों की
ही जरूरत है। यह तुमने बहुत अच्छा किया। नकुल और मानसी इधर उधर की बातें करते रहे। तभी टिकट चेकर आया और टिकट की चेकिंग करने लगा। सब पैसेंजर टिकट निकाल करके दे रहे थे। वह चेक करता जा रहा था। यह देख करके नकुल का चेहरा फीका पड़ गया। आखिरकार वह नकुल की सीट के पास आया और उसने कहा, टिकट प्लीज। और नकुल की तो मानो जान ही सूख गई। मानसी ने उससे कहा, टिकट जल्दी में नहीं ले पाया, सो प्लीज आप इनका टिकट बना दें। जुर्माने सहित दोनों के टिकट के पैसे मानसी ने दिए। तो अब नकुल को होश आया। वह बोला, आंटी आप रहने दीजिए, मैं खुद पैसे दे देता हूँ। मानसी कहा, नहीं अब मैंने कह दिया, मैं दे देती हूँ। वैसे भी तुम दोनों लोग मेरे बच्चों की तरह ही हो, लेकिन फिर आप जाएंगे कहाँ? यहाँ तो कोई रिजर्व सीट खाली नहीं है। लेकिन टिकट चेकर ने जब यह बात बताई तो नकुल असहाय नजर से उसकी ओर देखने लगा और बोला, कैसे ना कैसे करके सफर कर ही लेंगे। ठीक है, अगर कोई एडजस्ट ना करे तो फिर आपको फर्श पर बैठ करके सफर करना होगा। ओके, मैं तैयार हूँ। मानसी ने भी अपना टिकट दिखा दिया और बोली, मैं अपनी बर्थ इन दोनों में शेयर कर लूंगी। ओके, आपकी मर्जी। अपने कंधे उचका करके वह आगे बढ़ गया तो नकुल के चेहरे से चिंता की कुछ लकीरें हट गई। मानसी ने उन दोनों को अपनी सीट पर बैठे रहने की परमिशन दे दी थी। बातचीत और बहसबाजी में प्रत्युषा भी चौंक करके उनकी ओर देखने लगी। इतनी देर से उसे झपकी आ गई थी, जिससे उसे थोड़ी राहत मिल गई। उस पर थकावट ज्यादा हावी था, जिसके कारण उसके सोचने समझने की शक्ति भी लगभग ना के बराबर हो गई थी। उसने नकुल की ओर देखा और बोली, प्यास से मेरा गला सूख रहा है। नकुल ने मुंह दूसरी ओर घुमाते हुए कहा, मैंने क्या तुम्हारा गला तर करने का ठेका लिया है? खुद ही अपना इंतजाम करो। मुझे कौन सा तुम्हारे डैडी ने बॉडीगार्ड लगाया है तुम्हारे लिए, जिसकी मैं सैलरी लेता हूँ? प्रत्युषा ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और कहा, मुझे बहुत तेज सिरदर्द भी हो रहा है। तो फिर मैं क्या करूं? मैंने तुम्हारा कोई ठेका नहीं ले लिया है। अगले स्टेशन पर मैं उतर करके चला जाऊंगा। तुम्हारा रास्ता अलग और मेरा रास्ता अलग, समझी? मैंने तुमको बचा दिया, इतना काफी है। नकुल का गुस्सा देखने लायक। उन दोनों की बातों को मानसी बड़े ध्यान से सुन रही थी और धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। उसने प्रत्युषा से कहा, बेटी वह तुमसे नाराज है, लेकिन तुम चिंता ना करो। लो मैं पानी दे रही हूँ, तुम पी लो। मानसी ने पानी की बोतल निकाल करके प्रत्युषा को दे दी। पता नहीं प्रत्युषा कितनी देर से प्यासी थी। उसने बोतल को झपट करके थामा और पानी पीने लगी। उसने बोतल को लगभग खाली ही कर दिया। नकुल ने आंखें तरेरते हुए कहा, पानी ला करके देना पड़ेगा, समझी? फ्री का नहीं होता है। अकड़ भी दिखाती रहो और फायदा भी उठाते रहो, यह अच्छा है। पता नहीं कैसे कैसे लोग दुनिया में पड़े हैं। तुमसे तो नहीं लिया था पानी, फिर तुम क्यों इतना उछल रहे हो? और कुछ नहीं हो सकता है तुमसे, तो चुपचाप तो बैठे रहो। प्रत्युषा ने भी उसी लहजे में जवाब दिया, चिंता मत करो, मेरे पास पानी की दूसरी भी बोतल पड़ी हुई है, मुस्कुराते हुए मानसी ने कहा। वह देख रही थी कि सामने वाली अपर बर्थ और लोअर बर्थ पर एक ही फैमिली के मेंबर थे। वे इनकी नोक झोंक को सुनकर के मुस्कुराने लगे थे। मानसी ने कहा, मेरे ख्याल से झगड़ा बहुत हो चुका। मैं साफ साफ देख रही हूँ कि तुम दोनों बहुत भूखे भी हो। अब ज्यादा नखरे ना दिखा करके अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप बैठ जाओ। अब खुद खा लो, तभी तुम दोनों के दिमाग थोड़े ठंडे होंगे, वरना भूख के कारण गुस्सा आता रहेगा और तुम रास्ते भर लड़ते रहोगे। मानसी कहती भी जा रही थी और टिफिन निकाल करके कटोरियां सजाती जा रही थी। मानसी ने दोनों के सामने खाना रख दिया। ना करते हुए भी नकुल और प्रत्युषा की आंखें खाने पर ही जमी हुई थी। टेंशन, लड़ाई झगड़े में खाने की यादें किसे रहती हैं? वास्तव में प्रत्युषा और नकुल दोनों बहुत ही ज्यादा भूखे थे। दोनों खाने पर टूट पड़े। आज उन्हें यह खाना बहुत ही स्वादिष्ट और अमृत के समान लग रहा था। बड़े बड़े कौर तोड़ करके प्रत्युषा जब आधा खाना खा चुकी, तब उसे याद आया और वह बोली, आंटी जी आप भी खाइए। नहीं, मैं तो खा कर चली थी। सेमिनार अटेंड करने के बाद मैं अपनी
दीपा बहन के घर पहुंची। उसने मेरे बहुत आवभगत की और देखो ना कितना सारा खाना ऐसे ही रख दिया है जैसे मेरे साथ 4-5 लोग हों। मैं मना करती रही लेकिन फिर भी वह जबरदस्ती कुछ ना कुछ रख ही देती है। अब देखती हूँ उसने क्या क्या रखा है। पता है वह इतनी अच्छी अच्छी डिश बनाती है कि बस उंगलियां चाटते रह जाओ। अच्छा खाना टेस्टी था ना। मानसी की इस बात पर दोनों ने ही खाने की जम करके तारीफ की। दोनों ही सोच रहे थे कि भगवान भी कैसे कैसे संयोग बना देता है। एक समय में तो लगने लगा था कि जैसे आज जान ही चली जाएगी। उसके बाद अचानक से ही घटनाओं में मोड़ आया और मानसी उन दोनों से इस तरह से आकर के मिली जैसे वह उनकी कोई परिचित है, उनका बहुत ध्यान रख रही है। प्रत्युषा ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, खाना तो बहुत ही ज्यादा टेस्टी था और साथ में जो अचार था वह उससे भी ज्यादा टेस्टी था। मन कर रहा था कि खाते ही जाओ। प्रत्युषा की इस बात पर नकुल ने उसकी ओर देख कर कहा, केवल खाना ही जानती हो कि बनाना भी जानती हो? तुम्हें क्या आंटी जी, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। जब इनका कोई मतलब नहीं है तो यह बीच बीच में क्यों बोलते हैं? ठीक है नकुल, तुम्हें जो भी करना है वह करो, लेकिन अभी चुप चुप बैठो। मानसी के इतना कहते ही प्रत्युषा और जोर हो गई। और सुनो मिस्टर, तुम जो बात पर इतनी धौंस दिखा रहे हो वह बंद करो। तुमने मुझ पर भी एहसान किया है, वह सब तुम्हारा मैं वापस ना कर दूं तो कहना, बस टाइम आने दो। ओह, मेरा टाइम कब आएगा और तुम मेरे साथ क्या कर सकोगी मुझे खुद पता है, इसलिए रहने दो। नकुल भी पीछे नहीं था। और लंबी लंबी बातें हाँकना नहीं चाहिए। जिंदगी लंबी होती है, कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी की जरूरत पड़ ही जाती है। तुमको भी पड़ सकती है, तब मैं तुम्हारे सारे एहसान उतार दूंगी, समझे? तब तक के लिए मुंह पर ताला लगा करके रखो। ओफ, अब तुम दोनों चुप हो जाओ, पता नहीं कितना झगड़ोगे। और तुम भी सुन लो बेटा, यह रास्ते में और रात में नाटक करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस 7 घंटे की बात है, उसके बाद देहरादून पहुंच जाओगे। वहां से तुम्हें जो भी करना है वो करना, जहां जाना है वहीं जाना। सो प्लीज अभी तुम शांत रहो। ठीक है आंटी जी, आप कहती हैं तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ, वरना इसको तो मैं बता देता। प्रत्युषा ने उसकी तरफ खा जाने वाली नजरों से देखा और फिर मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। ट्रेन अपनी रफ्तार से दौड़ रही थी और इसी के साथ साथ इन तीनों का सौहार्द भी बढ़ता जा रहा था। छोटी सी मुलाकात अब गहरा करके एक अनजाने रिश्ते की नींव रख रही थी। मानसी को यह दोनों ही भा गए थे। वह उनकी नोक झोंक को सुन करके मुस्कुरा रही थी, उनकी मदद करके उसको खुशी मिल रही थी। पता नहीं क्यों उसकी आंखें मुस्कुराते मुस्कुराते ही भीग गई। अपने आंसुओं को छुपाने के लिए उसने मैगजीन उठा ली और चेहरे के सामने रखकर पढ़ने की एक्टिंग करने लगी। खाना खत्म हो चुका था। मानसी एक ओर को हट गई। उसने अपना बैग खिड़की के पास रखा और बड़े प्यार से प्रत्युषा से बोली, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर मैं तुमको प्रीतू कहूँ तो तुम्हें अच्छा लगेगा? हाँ क्यों नहीं, जरूर अच्छा लगेगा। मानसी ने सिर दर्द के लिए एक टेबलेट निकाली और गिलास में थोड़ा पानी निकाल करके प्रत्युषा को दिया। टेबलेट उसको थमाती हुई बोली, लो या टेबलेट ले लो, इस बैग पर सिर रख करके आराम से सो जाओ। हम लोग हैं ना। ऊपर अपने ऊपर इतना प्यार बरसाने वाली उस देवी सरीखी महिला को देख करके प्रत्युषा के मन में श्रद्धा भर आई। आजकल के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं, ऐसा विश्वास करना कठिन था, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। जब आंखों के सामने ही ऐसी देवी मौजूद थी तो कुछ कहने सुनने बाकी नहीं रह गया था। उसके दिल को एक तसल्ली मिली कि चलो आज का यह सफर खतरनाक नहीं है, अभी वह निश्चिंत हो करके सो सकती है, कल का पता नहीं क्या होगा। मानसी को थैंक यू बोल करके उसने जो आंखें बंद की तो फिर सीधे निद्रा देवी की गोद में झूलने लगी। मानसी उसके चेहरे को देख रही थी। नींद में उसका बोला वाला चेहरा किसी मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। मन में सोच रही थी कि उसको क्या हो गया है जो इन दोनों पर वह इतना मेहरबान हो रही है। उसके मन में इनके लिए इतनी सहानुभूति क्यों उत्पन्न हो रही है। कुछ भी हो, वह इन दोनों के लिए जो भी कर रही है स्वतः प्रेरणा से कर रही है और उनकी मदद करके उसे खुशी हो रही थी। बेशक प्रत्युषा बेपरवाह हो करके सो रही थी, लेकिन नकुल की आंखों में ना तो नींद थी और ना ही सोने की
सुविधा थी। दूसरी बात, प्रत्युषा के शरीर पर सोने के गहने थे जिन पर किसी की भी नजर जा सकती थी और कोई दुर्घटना हो सकती थी। चोर लिटोरे तो कदम कदम पर हैं, क्या पता कौन कहां पर घात लगाए हो, अनजाने और अनचाहे रूप में ही सही, लेकिन अब प्रत्युषा की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। वह ऐसी किसी लड़की को बेसहारा छोड़ करके उसे खतरे में नहीं डाल सकता था। लेकिन अब वो क्या करेगा, कहां जाएगा, यही सवाल उसके मथ रहा था। उसका खुद तो कुछ भी अभी ठिकाना नहीं है, वह कहां जाएगा, और जब उसका ठिकाना नहीं तो वह इस लड़की को अपने साथ में लेकर के कहां घूमेगा। कोई बात उसकी समझ में नहीं आई, बल्कि उसका सिर दर्द करने लगा। तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पत्रिका को पढ़ने का बहाना करती हुई मानसी उसके चेहरे की एक एक भाव भंगिमा को बड़े ध्यान से देख रही थी और मन में सोच रही थी कि आजकल के इस मॉडर्न जमाने में भी ऐसे लड़के होते हैं जो किसी की परवाह भी करते हैं। इतना मासूम लड़का है यह कि थोड़ी सी ही देर में उसने अपनी सारी बातें मानसी को बता डाली। अब इनकी क्या चिंता है यह भी मुझे मालूम है। अगर मैं इन दोनों को जाने दूं तो पता नहीं ये दोनों इस जालिम दुनिया के किन कुचक्रों में फंस करके रह जाएंगे और जिंदगी इन्हें ना जाने किस मोड़ पर ले जाएगी। कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन किया भी क्या जा सकता है। मैं ठहरी अनजान, हमदर्दी जताने के अलावा मैं इनके लिए कर भी क्या सकती हूँ, लेकिन मैं उनके लिए इतना सोच क्यों रही हूँ इसका कारण मुझे समझ में नहीं आता। ऐसे तो बहुत से लोग सफ़र में मिल जाते हैं और चले जाते हैं, उनके बारे में कोई ऐसे थोड़े ना सोचता है। ट्रेन के हल्के हल्के हिचकोले और नींद के गहराते झोंके मानसी को भी अपनी गिरफ्त में लेकर के सुलाने लगे। वह भी आंखें बंद करके नकुल के बैग से टिक करके अधलेटी सी हो गई और सो गई। अकेला नकुल ही मुस्तैद से बैठा रहा। जब उसे नींद आने लगी तो उसने पानी से अपना मुंह धोया, जिससे नींद दूर भाग गई। उसने मानसी की मैगजीन उठाई और पढ़ने लगा। उसमें भी जब मन नहीं लगा तो उसे रख करके अपने घर के बारे में सोचने लगा। इस समय उसकी माँ क्या कर रही होंगी, सो गई होंगी, और डैडी वे भी सो ही रहे होंगे। कल फिर से अपने काम में लग जाएंगे, उसे नए सिरे से ढूंढवाएंगे। हो सकता है पुलिस में भी रिपोर्ट दर्ज करवा दें। आखिरकार उन्हें मेरी जरूरत भी तो है। इस समय वह फ्री माइंड था। उसका मन अपने बचपन की गलियों में भटकने लगा। कई घटनाएं एक एक कर उसकी आंखों के सामने से गुजरने लगी। उसका मन कड़वाहट से भरने लगा। बचपन में ही उनका रवैया नकुल के प्रति ऐसा ही था। उसे एक घटना याद आ गई। एनुअल फंक्शन का प्रोग्राम था जहां बच्चों के पेरेंट्स भी बुलाए गए थे। उसके सभी दोस्त के पेरेंट्स आए हुए थे। नकुल के डैडी नकुल को ज्यादा मुंह नहीं लगाते थे, लेकिन एनुअल फंक्शन के लिए नकुल के डैडी को बहुत मनाया था। उसको बहुत मन था कि सब की तरह भी वह भी प्रोग्राम का आनंद उठाएं, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी माँ अकेली ही आई हैं तो वह उदास हो गया। इतनी जिद उसने इसलिए की थी कि उसको कई प्राइज मिले थे। वह अपने डैड को दिखाना चाहता था कि वह होशियार बच्चा है, क्योंकि उसके डैड कभी उसको होशियार मानते ही नहीं थे। हमेशा उसको डांटते ही रहते थे। जितना ही वे उसको डांटते उतना ही नकुल की जिद बढ़ती जाती कि अपने आप को सिद्ध करना है, अपने आप को जीत कर दिखाना है। उसी जिद ने उसे अपने क्लास का सबसे टैलेंटेड बच्चा बना दिया था। वह आज टॉप पोजीशन पर था, लेकिन उसे दुख इस बात का था कि उसके टैलेंट तो डैडी नहीं देखते थे। शायद वह जानबूझकर नहीं देखना चाहते थे। ऐसा नकुल को उस दिन लगा जब थोड़े ही दिनों के बाद छोटे भाई देवांश का भी स्कूल में प्रोग्राम था। वहां पर डैडी गए और खूब खुश होकर के तालियां बजाई थी। वेदांश को सपोर्ट किया था, उसे गोद में लेकर के प्यार भी किया। ठीक उसी की तरह अहाना को भी डैडी का पूरा सपोर्ट मिलता था। अगर वे किसी काम के लिए कहते तो नकुल सबसे पहले दौड़ता और फिर काम करने के बाद उनके मुंह की ओर देखता कि वे मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन उनके सख्त चेहरे पर उसे वह सिर्फ रूखापन ही दिखाई देता। उनके चेहरे की बेरुखी चाह करके भी वह कभी नकुल के लिए नरमी नहीं बन पाई। चाहे उसका कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन नन्हे नकुल के मन में एक ही हीन
हीन भावना घर कर गई कि वह डैडी के लिए एक बोझ है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। उसे वह दिन भी याद आया जब एक दिन उसे बुखार था। सावित्री ने उसे स्कूल जाने से मना कर दिया। तभी डैडी नाश्ता करने के लिए आए और उसे तैयार ना देख करके सावित्री को डांटने लगे और कहा उसे स्कूल भेजो। सावित्री ने कहा कि उसे बुखार है तो सावित्री को डांटते हुए बोले, ऐसा नाजुक बनाओगी तो हो चुका इसका कल्याण। फिर जब उसने जाने से मना किया तो और कहा कि उसके सिर में दर्द हो रहा है तो उसी बुरी तरह से डांट दिया। आंखों में आंसू भरे हुए नकुल स्कूल चला गया। स्कूल में उसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई तो टीचर्स ने घर पर फ़ोन किया और कहा कि नकुल को ले जाओ, इसकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तो सावित्री घबराई हुई स्कूल में पहुंची। उसने बड़ी उम्मीद से देखा कि डैडी भी आए होंगे, लेकिन डैडी नहीं आए थे। सावित्री ने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। अपने साथियों के माँ बाप को जब वह देखता क्यों उनके डैडी उनको कितना प्यार करते हैं, उसका मन कई अनजानी हसरतों से भर जाता और उसके मन में बहुत तकलीफ होती। धीरे धीरे उसकी यही तकलीफ कुंठा का रूप धरती गई और पढ़ाई से उसका मन हटने लगा। अब वह हमेशा एकांत की ओर भागता रहता। उसे बेजान चीजें ही ज्यादा आकर्षित करती। वह कहीं घूमने जाता तो घर आने की उसकी इच्छा ही नहीं होती। जैसे जैसे बड़ा होता गया, डैडी ने उसे बिजनेस के काम को सिखाने के लिए अपने मैनेजर को उसके साथ लगा दिया। अब वह और भी बोर होने लगा। अपनी फैक्ट्री में होते काम को जब उसने देखा तो उसे अपने उस काम से ही नफरत हो गई। उसका मन अपने घर से बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी, इसलिए नकुल की मजबूरी थी, वरना वैसे घर में नहीं रहना चाहता था जहाँ उसे कदम कदम पर एहसास दिलाया जाता है कि वह अपने डैडी के टुकड़ों पर पलने वाला एक पालतू कुत्ता है। नकुल खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता था, लेकिन अपने डैडी की छत्र छाया से दूर, जहां सबको मालूम पड़े कि उसका अपना भी एक अस्तित्व है। अब उसने मन पक्का कर लिया है कि वह उस नरक की दीवारों को लांघ आया है। अब निकल आया है तो वापस वह लौट करके नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पता नहीं वह कब तक ख्यालों में खोया रहा। उसने टाइम देखा तो 6 बज रहे थे। सुबह हो गई थी। उसने टाइम देखा, बस थोड़ी ही देर में देहरादून आने वाला था। मानसी भी जग गई थी। उसने प्रत्युषा को भी जगा दिया। मित्रों, इस कहानी के इस भाग में आज इतना ही। शेष कहानी कल सुनेंगे भाग 2 में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।